हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। और आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या पीसीएस की या स्टेट लेवल के कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जहां आपके जर्नल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी। तो देखिए, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके 50 क्वेश्चन, जो आपके होंगे एक तरीके से रिवीजन पे बेस्ड। यानी जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं को हम क्योंकि रिवाइज करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लगातार प्रैक्टिस तो करते हुए चले जाते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते, उसका रिवीजन नहीं करते। और वही क्या होता है कि एक टाइम बाद तो हमारे माइंड में रहता है, उसके बाद वो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। और फिर जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं क्वेश्चन करने के लिए तो हम ये सोचते हैं कि यस, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो था लेकिन मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है। वो याद ठीक तरीके से ना आने का रीज़न है आपने उस चीज़ को रिवीजन नहीं किया है, उस चीज़ को दोबारा पढ़ा नहीं है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसको आपने रिवीजन किया है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। और जो लोग अव्वल होते हैं, जो लोग इस चीज़ में क्वालिफाई होते हैं एग्ज़ाम में, उनका मेन यही है कि वो उस चीज़ को रिवीजन करते हैं। जब आप पढ़ते हो तो रिवीजन ज़रूर करो। तो यहाँ पे हम अभी तक तो लगातार क्वेश्चन करते हुए चले आए हैं। आज के सेशन में आपको ज़रूर 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कम लग रहे होंगे लेकिन यकीन मानिएगा ये 50 क्वेश्चन भी अगर आपने ठीक तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करी तो ये 50 क्वेश्चन आपको परमानेंट याद रहेंगे। एंड जो आने वाला नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो 120 क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आऊँ। 120 क्वेश्चन आपके जर्नल स्टडीज़ में और हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट की तरह आज के जो सेशन होंगे इस तरीके से होंगे ताकि आप अपने आप को फील कर सको कि यस, मैंने यहाँ तक प्रिपरेशन की है और मुझे कितनी प्रिपरेशन की नीड है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मई बस कुछ टाइम बाद जाने ही वाली है। देन आपका जून आने वाला है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। सो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मेहनत डबल कर दो और इसके लिए हम आपके साथ हैं। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो, तो क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना और दूसरा है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे आपको ये बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, या केवल एक या केवल दो। तो आपको सिंपल सा करना है, एक रफ कॉपी ज़रूर रखिएगा अपने साथ साथ। ये जो आपके आज के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तभी मुझे लगेगा कि आप अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहे हो और यहाँ से भी मेहनत हो रही है। तब हम आप लोग के लिए 120 क्वेश्चन लगातार ये सेशन लेके आएंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो जर्नल स्टडीज़ के साथ साथ आपको हिंदी के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। यानी जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके जो बारे में है वो भी आप जान सकें तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिलान से संबंधित। तो दो सूचियां दे रखी हैं, देखते हैं उनमें क्या दिया है। एक तरफ दिया हुआ है युद्ध और दूसरी तरफ दिया हुआ है उस युद्ध का ईयर। अब आपको मैच करना है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये आप भी जानते होंगे अगर आपने प्रैक्टिस सेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बी है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो इधर की तरफ आपके ईयर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा युद्ध किस ईयर में हुआ था, ठीक है। और नीचे कोड दिया हुआ है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा मैच कर लो।
कई बार क्या होता है कि इसके हमें अगर एक दो ऑप्शन भी पता है कि इसका ये होगा तो हम काफ़ी कैलकुलेट करके राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि कूड भी ऐसे कई बार दे रखे होते हैं कि जिसमें हमने अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी सही कर लिया, ठीक है, तो हम आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, काफ़ी आपके मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मिलान की बात करेंगे तो आपका देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होगा 1780। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की अगर हम बात करें तो 1750। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1803। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन पहला, यानी 2413। ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। चले ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ, रुकिए, वेट, छोटे हो जाओ भी। हाँ, हो गया। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है कर्जन वायली की हत्या, बी है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, सी है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, और डी है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो नीचे दिए गए कूट को आपको देखो, यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगाने हैं और ये तभी आप कर सकते हो जब आपको उसका ईयर पता है। ईयर इसमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और आपने जैसे पीसीएस में भी देखा था ईयर वाइज क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शनों को ऐसे कर लो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आएगा, आपका ये आएगा पहला, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। उसके बाद आपका ये सेकेंड नंबर पे आएगा, यानी खुदीराम बोस को मृत्युदंड, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कर्जन वायली की हत्या तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका क्या होगा, वेट, चौथे नंबर पे आपका क्या होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इस तरीके से आपका ये होगा। और यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन जो पहला है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, ठीक है, व्यय होता था। तो यहाँ पे 40%, वेट, आपका है 40%, 45%, 50%, और डी ऑप्शन है आपका 55%, जो कि नीचे दिया हुआ है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। आपको बताना है कितने परसेंट केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत है सैन्य बल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर तो देखिए आपके उसमें 40% ही दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन रियल में अगर हम बात करेंगे तो कितना होना चाहिए, 52%, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में दिख जाएगा तो आप इसी को राइट कहेंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए कुलेरू, बी वूलर, सी नाल सरोवर और डी है सांभर। तो आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो राइट आंसर है आप सभी के सामने ऑप्शन बी, यानी वूलर। तो सभी मेरे साथ साथ राइट आंसर लगाते जाइएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, आप सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए, देन हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी झारखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे ही नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे हम उनको हाईलाइट कर देंगे ताकि हमारे लिए आसान हो क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। यहाँ पे एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ गर्म झरने हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। मणिकर्ण, तप्ता पानी, ब्रजेश्वरी और नारायणी। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, तो वो सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन डी, यानी जो गुजरात नारायणी दिया हुआ है, गुजरात की जगह अगर राजस्थान होता तो आपका सही उत्तर होता। बाकी ये सभी सही हैं, ऑप्शन जो डी है वो सही नहीं है और वही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे दो सूचियाँ दिया हुआ है, एक मिट्टी और दूसरी तरफ राज्य, आपको मिलान करना है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल और मरुस्थलीय मिट्टी।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सही उत्तर आप सभी का क्या होना चाहिए, वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, यानी जलोढ़ का होगा उत्तर प्रदेश, काली का होगा आपका महाराष्ट्र, लाल का होगा आपका आंध्र प्रदेश और मरुस्थली का होगा आपका राजस्थान। तो 2 3 4 1 ये आपका क्या होगा, सही सीक्वेंस, मतलब सही आपका मिलान होगा। नेक्स्ट है नाइजर, यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये आपको बताना है। 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36% या 36 से 47%। तो यहाँ पे आप बताइए कि कितने प्रतिशत मात्रा। ठीक है, फसल एक मतलब नाइजर, या जिसको हम राम तिल कहते हैं, फसल एक तेल की फसल है जिसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, यानी 37 से 47%। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फसल चक्र के बारे में। तो ये एग्रीकल्चर वाले टॉपिक होते हैं जहाँ से ये फसल चक्र वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद इस तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो नीचे दी गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गहरी जड़ों वाली जो फसलों के बाद इस तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए, तो ये गलत है। और जो दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए, तो ये आपका सही है। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर होगा, केवल दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सीक्वेंस से लगाइए। तो ये आपके चारों हैं, क्या है, भारतीय द्वारा यानी भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिश्रा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। अब इसके लिए भी आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको ईयर पता होना चाहिए। अगर आपको ईयर नहीं पता तो सीक्वेंस लगाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, ठीक है। उसके बाद आपका रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, देन भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, एंड उसके बाद जो आपका लास्ट होगा वो होगा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो ये चौथे नंबर पे होगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस लगेगा। बाकी मैंने डिटेल में ऑलरेडी क्लास में बात की है, तो आप वो क्लास देख के ईयर वगैरह सब लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके, एक तरफ दिया हुआ है खनिज और दूसरी तरफ दिया हुआ है उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो पहला है चूना पत्थर, ठीक है, सामने है सीमेंट, कापड़ तांबा, बॉक्साइड, मैग्नीज, ठीक है, और कूट दिया हुआ है, आपको मिलान करना है, देन हम बात करते हैं। तो यहाँ पे चूना पत्थर और सीमेंट दिया हुआ है, जो कि मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको बार बार उधर ना देखना पड़े। चूना पत्थर और उसके सामने सीमेंट। अब आप लोग क्या कीजिए, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मिलान करें तो इसका जो मिलान होगा वो सामने सामने ही होगा, यानी चूना पत्थर सीमेंट, कॉपर तांबा बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण और मैग्नीज इस्पात। यानी ऑप्शन पहला ये आपका सही होगा। 1 2 3 4। चले, तो यहाँ पे देखें तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। चलें,
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है भिलाई, बी है बोकारो, सी है जमशेदपुर और डी है भद्रावती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर की बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला भिलाई। ऑप्शन जो पहला है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर या फिर अरब सागर। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अरब सागर यानी अरेबियन सी। चले, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर हम नहीं में क्या करेंगे, राउंड करेंगे ताकि वो हाईलाइट होता रहे। एक तरफ फसल देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ मतलब फसल दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये फसल देश एक साथ हो गया, इसको कट कर दीजिएगा। रबर, कहवा, जैतून और गन्ना, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको मिलान नहीं करना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो कहवा है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कहवा मंगोलिया ना होके क्या होना चाहिए था, आपका ब्राज़ील होना चाहिए था। अगर ब्राज़ील होता तो राइट आंसर होता मंगोलिया ना होके ब्राज़ील होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी रबर, जैतून और गन्ना ये सब क्या हैं, सही सुमेलित हैं और ऑप्शन जो डी है वो सही सुमेलित नहीं है और यही हमसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, नीचे होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला जापान, दूसरा यानी बी चीन, सी रूस और डी यूएसए। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन जो आपका है बी चीन, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्रारंभ होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील। तो जल्दी से आप सभी आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका ऑप्शन सी है वो होगा नॉर्वे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेशी या फिर मिंडानाओ। तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अभी तो देखिए बहुत कम समय बचा है, आपको लग रहा होगा कि अभी जुलाई में तो बहुत समय है, लेकिन जब हम अच्छे से डेडिकेशन के साथ अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं ना तो ये 2 महीने भी हमें क्या कर लगने लगते हैं, कम लगने लगते हैं। तो यहाँ पे अब जानते हैं आप पेट का भी फॉर्म आ चुका है, जो लोग पेट वगैरह का फॉर्म भरने वाले हैं वो भर सकते हैं। पहले तो वैलिडिटी 1 ईयर की थी, अब तो इंक्रीज कर दिया गया उसको, यानी 3 वर्ष का कर दिया गया। देखो 1 ईयर्स में क्या होता था कि एक्चुअली वैकेंसी आई नहीं आई और वो क्या हो गया, फिर आपका वैलिड बचा ही नहीं, फिर आपने दोबारा पैसे खर्च किए, फॉर्म भरा, दिन आपने ये किया, तो इस तरीके से ना आपका समय भी जाता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। और इस तरीके से चलो 3 महीने 3 साल का हुआ तो कम से कम इतने समय में वैकेंसी वगैरह आएंगी तो हम भर तो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मिंडानाओ। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती? सजा नहीं है ये, साझा होगा। ठीक है, साझा नहीं करता है। ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया या फिर पापुआ न्यू गिनी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन पहला ब्रुनेई। ठीक है, चलें, अगर आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? अब फिर देखो नई वाली क्वेश्चन आए हैं, फिर हम इसको गोला कर देते हैं ताकि दिखे हमें। टोंगा, तुवालू, ताहिती और तीनियन। तो चारों ऑप्शन देखिए और देन आंसर कीजिएगा।
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी 3 ईयर। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ यूपी में वैकेंसी वगैरह कुछ निकलती है नहीं मैम, पढ़ाई कैसे की जाए। मतलब डिमोटिवेशन का एकमात्र कारण तो नहीं है, लेकिन कारण ज़रूर है कि वैकेंसी यहाँ देखने को मिलती नहीं है। हम लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं, वैकेंसी आती भी है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है, कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं, कहीं जो डेट में जिस एग्ज़ाम को होना होता है वो कैंसिल हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर थे, वो अब कहीं ना कहीं अदर अदर जगह सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब लगे। तो ये तो मेन समस्या है ही, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि जो फॉर्म आ रहे हैं, जो वैकेंसी आ रही हैं, अगर हम उसको डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आगे जाके तो एग्ज़ाम तो ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, ठीक है, होगा, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, तो इसलिए तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रखो जैसे आप करते थे। डिमोटिवेट होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ठाना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इसका मतलब चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब में पावर होती है। पावर आप देखिएगा खुद ही, जब आप गवर्नमेंट जॉब पे होइएगा ना, किसी के सामने कहिए तो एक अलग ही आपको प्राउड फील होता है खुद पे कि यस मैंने ये चीज़ अचीव किया है। तो आपका जो ऑप्शन है पहला वो है एंटीगुआ और बारबूडा, ठीक है। दूसरा है डोमिनिका, तीसरा है अल सल्वाडोर और चौथा है मतलब डी बहामास। तो आपको क्या बताना था, यहाँ पे आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं है वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एंटीगुआ और बारबूडा, सेंट जॉन्स, ये तो आपका सही है। वहीं अगर हम बात करें आपका अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ये भी सही है। बहामास, नसाउ, ये भी सही है। लेकिन जो डोमिनिका दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि इसका सेंटो डोमिंगो नहीं होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए था, रुसाउ होना चाहिए। क्या, रुसाउ। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और डी है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन पहला, यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इस तरीके से क्या होगा आपका ये जो क्रम है ये लगेगा। चलिए, तो यहाँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है अरुणाचल प्रदेश का कितना है अनुसूचित जनजाति की संख्या, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये सब मैंने इसमें डिटेल में बात की हुई है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों की प्रतिशत, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। कहाँ का सबसे कम रहा है ये आपको बताना है। पहला है अहमदाबाद, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है बेंगलुरु। तो यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो वो सबसे कम आपका रहा है ऑप्शन ए, अहमदाबाद का। ये आपका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया। पहला है हिमाचल प्रदेश, बी है बिहार, सी है उड़ीसा और डी है राजस्थान। आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला यानी हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी यानी दमन एवं दीव। ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ या फिर मुरादाबाद? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, मुरादाबाद। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? पहला है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, बी है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सी है सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक और डी है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है वो आपका है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ऑप्शन जो डी है ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु सांसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? आर्टिकल 252, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 253। ठीक है, ऑप्शन डी में लिख देती हूँ। क्या है आपका? आर्टिकल 253। ये भी आपका ऑप्शन है जो नीचे दिया हुआ है, इसलिए मैं इसी पेज पे आपको मेंशन कर दे रही हूँ। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? जो ऑप्शन डी मैंने आपको बोला, आर्टिकल 253, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये जो आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पूछा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 31 है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विदेशी यात्री दिया हुआ है, दूसरा भारत भ्रमण वर्ष दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, फाहयान, हिंसोंग, इसिंग और अल मसूदी। तो यहाँ पे उनका भारत भ्रमण ईयर दिया हुआ है। तो देखो, फाहयान का जो ईयर दिया हुआ है 399 से 414 एडी, तो ये आपका क्या है? सही है। ठीक, और हिंसोंग का 629 से 645, ये भी सही है। तो दो तो सही हैं। आयोग के हिसाब से अगर बात करें तो जो ऑप्शन सी है ये आप उनका क्या है? रॉन्ग आंसर है। लेकिन अगर रियल में देखें तो ऑप्शन जो डी है वो रॉन्ग मतलब आंसर है, यानी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सी एंड डी आप दोनों आंसर राइट मानिएगा। आयोग के हिसाब से आयोग ने सी आंसर सही माना है, लेकिन अगर आप सच में इस चीज़ की तहकीकात करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन जो डी है, अल मसूदी, ये क्या है? ये भी रॉन्ग आंसर है। तो दोनों आंसर रॉन्ग है, ए एंड डी। निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, only 1 2 4, only 2 3 4, only 2 4 and only 2 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपका गोपाल और आपके नंदीवर्मन पल्लवमल, ये आपका क्या है? सही उत्तर है, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी है दूसरा मतलब नसीरुद्दीन महमूद, तीसरा है नसीरुद्दीन खुसरो शाह और चौथा है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी नसीरुद्दीन खुसरो शाह। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेवा को नियुक्त किया था? आपके ऑप्शंस की बात करें तो इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिएगा क्वेश्चन और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन 4, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या फिर अली वर्दी खां?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सभी आंसर कीजिए। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन पहला ये इनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक को अपना उत्तराधिकार घोषित किया था, बाला, लहना, मर्दाना या फिर श्री चंद्र। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, लहना। 37 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फिर फर्नाओ नूनीज। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आंसर कीजिए। तो राइट आंसर आप सभी के सामने है और ये क्या होगा आपका, पीटर मुंडी। ऑप्शन जो थर्ड है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तीसरा है विक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और चौथा है सर विलियम जॉन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है कि सीक्वेंस में क्या लगेगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना, मतलब सीक्वेंस नहीं लगेगा, आपको इसमें सही उत्तर चूज करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस वाले भी पूछे जाते हैं, इसमें भी आपको डेट वगैरह पता होती है ना, तो ज़्यादा मदद मिलती है। और यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, गलती से शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शन ए बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है और यहाँ आपका जो बी है ये आपका सही उत्तर होगा। यानी अगर हम देखो यहाँ पे बात करें तो पहले आपका क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे आपका पहले होना चाहिए विक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, फिर उसके बाद आपका होगा सर विलियम जॉन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, देन उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना थर्ड नंबर पे, और आपका नेक्स्ट है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना फोर्थ नंबर पे। इस तरीके से आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी है वो क्या है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और लेंदी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम परिषद में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो बताइए 39 का आंसर क्या होगा। तो अगर हम 39 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन दूसरा, यानी केवल दो सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, चले अब क्वेश्चन हो गया 40, 10 क्वेश्चन मात्र आपके बचे हैं। तो जैसे आप स्पीड से क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी स्पीड से क्वेश्चन कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर। चले, तो यहाँ पे बात करें तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहते हैं, दूसरे को कारण। अब आपको बताना है। तो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आपके लिए इजी भी हो जाएंगे। अभिकथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया, गठन किया। कारण है यह वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। अब आपको बताना है कि सही है, मतलब ए सही है किंतु जो आपका आर है वो गलत है। ठीक है, बी गलत है किंतु आर सही है, मतलब बी गलत है नहीं, मतलब ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, ऑप्शन होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी आपका अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे को ठीक। चले,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का आयोजन किया गया, ठीक है, जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें और राइट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बोथ आर ट्रू, ठीक है, दोनों आपके क्या हैं, सही उत्तर हैं। चल, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या फिर राजेंद्र पांडे? तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन पहला, मनोरंजन, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या फिर लखनऊ? कहाँ पे फांसी दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को? तो यहाँ अगर सही उत्तर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभिकथन और कारण से ही है। पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। रीजन है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। अब आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका अभिकथन तो सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो आपका गलत है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, परंतु जो आर है वो क्या है आपका गलत है, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? आपके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन है कोतवाल, बी है दरोगा, सी है अमला और डी है जमींदार। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो वो कहा जाता था दरोगा को। किसको? दरोगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन तीर्थकर वर्धमान महावीर की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है? यानी महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो उनसे पूछा जा रहा है कि इनकी सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है, जो हाल ही में अत्यधिक उत्खनन के कारण जमीन में धंसती हुई पाई गई है? ऑप्शन पहला है अल्लूरुपुड्डू, बी है नागुनूरू, सी है विशाखापत्तनम और डी है चिंतापल्ले। तो यहाँ चारों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर होगा, नागुनूरू। आप जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी जी, जिनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। तो ये जैन धर्म से हैं और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो आपको बताना है आंसर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, राजस्थान। चले, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। चले, निम्नलिखित में से
किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? चौथे, तीसरे, दूसरे या फिर पहले? बताइए आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी तीसरे। ठीक है, चले। क्वेश्चन 50 है आपका, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सेशन में हम 120 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट आपकी मदद करेंगे, और 60 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, हिंदी से रिलेटेड होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।